ये नहीं करेगा, सेंटर नहीं करेगा। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 3 कोटेशन मंगवाएगी या टेंडर मंगवाएगी। इसके बाद ये सरकार के पास जाएगी, बोले हमने 3 टेंडर मंगवा ली साहब, ये हो गया, जरा इसका एलोकेशन कर दीजिए, पैसा दे दीजिए हमारे को। तो ये सरकार इसको पैसा देगी। यानी किसी को भी भारत के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट को ये पावर नहीं है कि वो जनता से लिए हुआ पैसा जो कि सरकार का पैसा होता उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सके, या उसको राइट ऑफ कर सके, या वेव ऑफ कर सके, या उसका कोई भी उपयोग कर सके। उपयोग करने का अधिकार किसी भी कंपनी को नहीं होता है, ना इसको होगा, ना इसको होगा, ना इसको होगा। ये सरकार के पास अधिकार होता है। ये पैसा सारा सरकार के पास आएगा, सरकार इसके बाद इस पैसे को देगी। समझ में आ गया? यानी डायरेक्टली आप कोई पैसे का हेर फेर इधर से उधर नहीं कर सकते। ये एकदम क्लियर है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि आप ये समझ लीजिए कि आप जो है एक रिजर्वेशन क्लर्क के पास गए, आपने रिजर्वेशन कराया रेलवे का। अब रेलवे के रिजर्वेशन क्लर्क ने पूरा पैसा जो इकट्ठा किया वो किसको दिया? चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को। वो उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। कंप्यूटर की रिबन खत्म हो गई है, मंगवानी है, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, सरकारी कंप्यूटर में, ठीक है ना, उसके लिए भी वो पैसा वहाँ से नहीं ले सकता कि ये तो मेरे पास आया सर, इसमें से मैं पैसा खर्च कर देता हूँ, मैं किसी को बुला लेता हूँ, उससे काम करवाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पैसा आया वो पूरा जमा करना पड़ेगा। ये सरकारी नियम है, हर डिपार्टमेंट का ये नियम होता है। और ऐसा क्यों? ताकि घोटाला ना हो पाए, ताकि सरकार के पास क्लियरिटी के साथ ये बात रहे कि कितना पैसा आया, कितना नहीं आया। ठीक है, खैर अब आगे ज़रा इसको समझें, आगे क्या है। तो ऐसा क्यों? ताकि ये मालूम रहे कि इसने कितनी बिजली बनाई, इसने कितना बिल जनरेट किया, इसने कितना जनता से पैसे की उगाही कर ली। वरना ये दोनों मिलकर ही गफला कर लेंगे। ये कम बिजली बनाएगा, ज़्यादा बिल जनरेट कर देगा, ज़्यादा बिल जनरेट करके ले लेगा। अब यहाँ पैसा इसको सरकार से मिलना है, तो जितना बिजली बनाई उसका बिल जनरेट यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, इधर होगा। ये वेरीफाई करेगा, हाँ, तब ये इसको वेरीफाई करेंगे दोबारा, तब इसका पेमेंट होगा। तो सब एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। यानी कि कितना बिल रेज किया, पता चला बिल ज़्यादा रेज कर दिया, उसने बिजली नहीं बनाई। अभी बीच में यही घोटाला हुआ है कि बिल ज़्यादा रेज हो गए, उतनी बिजली ही नहीं बनी साहब। एक जगह ऐसा भी हो गया, पावर जनरेटिंग कंपनी ने उतनी बिजली ही नहीं बनाई जितने के बिल जनरेट हो गए और जनता से वसूली हो गई। तो ये घपले ऐसे पकड़ में आते हैं। अब क्योंकि पावर जनरेशन भी जो है वो प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए सरकार जो है बीच में रहती है हर जगह, डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता। तो आप रेलवे रिजर्वेशन क्लर्क के पास पहुँचे और उसको बिजली एक बल्ब लगाना है, या उसको मान लीजिए यूपीएस लगाना है, या उसको प्रिंटर की इंक ख़त्म हो गई है, उसको एक पेन खरीदना, चलिए ऐसे आ जाइए, तो भी वो उस पैसे में से नहीं ले सकता जो उसके पास आया, वो उसको जमा करना ही करना है। और ऐसा नहीं करने पर क्या होता है, ये जो पैसा आप जो भी पैसा देते हो, जो पब्लिक मनी जो होता है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट का मनी कहलाता है ना। आपने जो पैसा दिया किसको दिया? सरकार को जमा किया। तो द मोमेंट आपने वो पैसा अपने हाथ से दिया और वो मोमेंट वो काउंटर पे पैसा गया, वो सरकारी पैसा हो गया, सरकार का पैसा हो गया। अब वो आपका पैसा नहीं है। आप दोबारा जाकर उस संदूक में से या उस तिजोरी में से यदि पैसा निकालेंगे तो डकैती की धारा आपके ऊपर लगेगी, चोरी की धारा आपके ऊपर लगेगी। समझ गए आप बोले मेरे ही दिए हुए नोट है, तो ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो ये क्यों किया? ताकि घपला घोटाला नहीं हो पाए, इसलिए ये पूरा सिस्टम बनाया है। इसको फेडरल स्ट्रक्चर जैसा होता है ऐसा ही ये ट्रेजरी स्ट्रक्चर है। भारत के संविधान का जो स्ट्रक्चर है ऐसा ही ये स्ट्रक्चर है, और बहुत रोबस्ट स्ट्रक्चर है। इसमें घोटाले होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इतनी आसानी से घोटाला नहीं होता, तभी तो लोग जेल चले जाते हैं 4 घोटालों में। घोटाला किया तो पकड़ में आ जाता है, वरना पकड़ में नहीं आता, मालूम ही नहीं चलेगा आपको। तो ये सिस्टम है सर, इस तरह से काम करता है। और रिजर्वेशन क्लर्क को भी यदि एक पेन भी खरीदना है तो पहले तो पूरा पैसा जमा करेगा, क्योंकि वो सरकारी पैसा हो गया, उसका पैसा नहीं है, वो सरकारी पैसा जमा करेगा। सरकारी पैसे में से 1 रुपया भी अगर उसने इधर से उधर कर दिया तो वो गबन की श्रेणी में आता है। आईपीसी की धारा 409 लगती है, जिसमें आजीवन कारावास तक है। गबन बहुत खतरनाक शब्द है, सुनने में हल्का लग रहा होगा। आईपीसी की धारा 409 सुनने में आसान लग रही होगी। इंडियन पिनल कोड की धारा 409, कौन सी बड़ी भारी बात है। तो आजीवन कारावास होता है सर इसमें, गबन करने में, सरकारी पैसा इधर से उधर करने में। ठीक है, अब आइए समझते हैं हुआ क्या। अब इन्होंने क्या किया, पैसा देखिए आप जरा समझिए, इसको भी जो खर्चा करना उसका पैसा इसमें से नहीं ले सकता, मैंने बताया। तो इसको पैसा कौन देगा? इसको भी दिल्ली सरकार देगी, यानी सरकार देगी। इसको कौन देगा? इसको भी सरकार देगी।
अब यहाँ बड़ा मज़ेदार खेल हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जो यहाँ पर जो इनको भी जो बिल रेज किए, उस बिल इसको भी पैसा देना था, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इसको देना इसके थ्रू, और इसको भी पैसा देना इसको। अब इसमें पैसा देना क्यों बना जरा समझिए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिल रेज किया, बिल आया 1000 रुपये का। केजरीवाल जी ने बोला 200 यूनिट तक तो फ्री, 1000 रुपये छोड़ दो, फ्री कर दो, लेकिन इसको तो पैसा देना है, इसको तो जनरेटिंग कंपनी का देना है। तो केजरीवाल जी ने कहा, बोले एक काम करो, तुमको जो पैसा 1000 रुपये मिलना है, तुमको किसको देना है? इसको देना ना, तुम इसको मत दो। हिसाब पट्टम पट्टा हो गया, यानी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो गया दोनों के बीच में। तुमको इसको पैसा देना, तुम इसको मत दो, ये तुमसे पैसा नहीं मांगेगा। सीधा ट्रांजैक्शन हो गया, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन। सरकार हट गई, सब बीच में से हट गया। तो क्या ये सही है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने जो डिस्कॉम्स को जो पैसा देना था, वो पैसा ही नहीं दिया। ये दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। कौन सा पैसा? सब्सिडी वाला पैसा। चलो, अब सब्सिडी वाला पैसा नहीं दिया तो क्या इन्होंने बोला? क्या बोले? आप अपने आप को रीइंबर्स कर लो, हम आपको पैसा नहीं दे रहे, आप डिस्कॉम को पैसा मत दो, डिस्कॉम को देना ना, वो हम ही देना है। तो इस दोनों को पट्टम पट्टा कर लो, ना तुम्हें उसको देना ना ये तुम्हें देना, बात खत्म हो गई। अब इसमें एक लूप होल आ गई है ना। वो लूप होल क्या है कि कितना बिल रेज किया, मतलब इसका तो हिसाब किताब ही खत्म हो गया, क्योंकि आपने तो पैसा लिया ही नहीं उससे, आपने कोई हिसाब किताब ही नहीं किया। आप हिसाब किताब करते तब आपको मालूम चलता कि BSES ने कितना पैसा उगाही करी जनता से और कितना पैसा उसको देना है। अब यहाँ तो पट्टम पट्टा वाली हिसाब हो गई, बोले तुम राइट ऑफ कर लो आपस में, ठीक है भैया। तो उसने भी खाते में से काट लिया, इसने भी खाते में से काट लिया। BSES यमुना की बल्ले बल्ले हो गई। पता चला कि देना था 10,000 करोड़, उसने बस वसूल लिए 20,000 करोड़, किसी को पता ही नहीं, कोई खबर ही नहीं है। तो इसका होता है ऑडिट इसी पर्पज से। ऑडिट नहीं कराया गया सर इसका 8 साल से। ठीक है, समझ में आ रहा? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? ठीक है, आइए आप समझते हैं। ये जो इन्होंने सीधे जो हिसाब किताब कर दिया इधर से उधर कि तुम इसका माइनस कर दो, उसका यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी अकाउंट्स के अंदर लिखा पड़ी हो जाएगी, तुमको पैसा देना वो काट लो, इसको देना उसका काट लो, हिसाब किताब बराबर हो गया, पैसा लेना देना नहीं। ठीक है ना। अब ये बेसिकली क्या, ये बेसिकली जो हुआ, ये जो ट्रेजरी का जो स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर जो ट्रेजरी का है, इस ट्रेजरी के फेडरल स्ट्रक्चर को ही तोड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, निस्ते नाबूद कर दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता, और ऑडिट बहुत आवश्यक है। ऑडिट भी नहीं कराया गया, बड़े कमाल की बात है। जो लोग कल तक ऑडिट की बात करते थे, अब इसमें ये सब किया किसने, कैसे हो गया? क्या ये सब इन लोगों ने बैठ के कर लिया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और जनरेटिंग कंपनी? नहीं, इनका एक बोर्ड है, ठीक है ना। अब उस पावर बोर्ड, अब उस बोर्ड में क्या, कौन कौन है उस बोर्ड में? यूजुअली अब जरा समझिएगा फिर से, एक और की पॉइंट आपको बता रहा हूँ। 2 प्रकार के पद होते हैं, एक सरकारी जिसे नॉमिनेटेड बोलते हैं गवर्नमेंट का, और एक पॉलिटिकली अपॉइंटेड बोलते हैं। जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं। गवर्नमेंट के जो नॉमिनेटेड होते हैं वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से या तो डेपुटेशन पर आते हैं या उनके पास अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। ठीक है, समझे? नहीं समझे? चलो समझाते हैं। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि आपने किसी मेयर को चुना, तो मेयर को तो आप चुनते हो, लेकिन नगर निगम के कमिश्नर को आप नहीं चुनते। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपका PM केयर्स का फंड था, याद है मैंने बोला था इसमें पदेन है, इसमें पद इसके अंदर ट्रस्टी है, पदेन ट्रस्टी है। तो ये गवर्नमेंट का ट्रस्ट हो जाता है जहां पदेन ट्रस्टी होता है, यानी आदमी को नहीं रखा उन्होंने, पद को रखा है। जो भी व्यक्ति इस पद पर बैठेगा वो इस ट्रस्ट का ट्रस्टी होगा। डिफेंस मिनिस्टर होगा तो ये पदेन हो गया। अब ये गवर्नमेंट का हो गया पूरा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो बोर्ड था, इसमें भी गवर्नमेंट नॉमिनेटेड पोस्ट थी। नॉमिनेटेड पोस्ट का मतलब वो पोस्ट एक्सक्लूसिवली रिजर्व थी, किस बात के लिए? कि गवर्नमेंट के लोग ही इसमें आएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही इसमें आएंगे, जो IAS हैं, IPS हैं, सेक्रेटरीज़ हैं। अब वो कौन कौन से लोग इसमें आते थे साहब? इसमें पावर सेक्रेटरी इसमें आते थे और सेक्रेटरी फाइनेंस। 2 लोग इसमें जो है इस बोर्ड में होते थे। उन 2 लोगों को हटा दिया गया। ठीक है,
उनको हटाकर क्या किया गया, अपने लोग भर दिए गए। अच्छा, तो वो कौन से लोग भर दिए गए, इसमें 3 लोगों को भरा गया। जैस्मीन शाह जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, नवीन गुप्ता जो कि सुपुत्र हैं एनडी गुप्ता के, जो राज्यसभा के इनके एमपी हैं, और तीसरे हैं उमेश त्यागी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और चौथे हैं जेएस देशवाल, ये भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनको बनाकर घुसा दिया गया। तो इसमें कौन सा बड़ा पाप कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब जगह तो होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस जगह होते हैं वो एक्सक्लूसिव पोस्ट होती हैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट वाली, 3 साल 5 साल के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलेंगे संबित पात्रा तो ओएनजीसी में, हाँ ओएनजीसी में है संबित पात्रा, लेकिन वो जिस पोस्ट पर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में है ना, सीएमडी नहीं है वो, उन्हें कभी नहीं बनाया जा सकता, नियम में ही नहीं है कि बनाया जा सकता। तो जो पर्टिकुलर पोस्ट होती है वो पोस्ट क्यों होती है, अब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट वाली पोस्ट क्यों, ताकि पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक का एक रिप्रेजेंटेटिव रहे, तो पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक क्या चाहती क्या नहीं चाहती वो ऊपर तक जाए बात, और वहाँ से उस प्रकार की पॉलिसीज बने। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और समझिए, ये 2 मैंने आपको पोस्ट बताई, एक गवर्नमेंट नॉमिनेटेड, एक पॉलिटिकली अपॉइंटेड, दोनों में बहुत फ़र्क है। गवर्नमेंट नॉमिनेटेड हमेशा सरकार का व्यक्ति होगा, और पॉलिटिकली अपॉइंटेड व्यक्ति जो सत्ता में पार्टी है उसका व्यक्ति होता है। ऐसा ही होता है, ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, तमाम सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जैसे ह्यूमन राइट्स है, फलाना है ठिकाना है, इनमें पॉलिटिकली अपॉइंटेड लोगों को रखा जाता है, ठीक, लेकिन पावर जो होती है ना वो हमेशा गवर्नमेंट नॉमिनेटेड जो व्यक्ति होता है उसके पास होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना आईएएस बनाते हैं, और वो कभी ये नहीं चाहते पावर हमसे बाहर जाए, या फिर कोई बाहर का आदमी आके कुछ नए नियम कायदे ऐसे बनाया जाए जो हमारे लिए दिक्कत वाला काम हो, या जो उसको नियम नहीं मालूम गलत नियम बना जाएगा। इसलिए जो पावर होती है ना वो हमेशा सरकार अपने पास रखती है। जो गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड व्यक्ति होते हैं वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, और हमेशा ऐसा ही होता है कि जो पब्लिक के जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड लोग होते हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, उनको यूजुअली एग्जीक्यूशन का काम दिया जाता है। अब इसको कैसे समझाऊं, अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने तमाम सारी जगह देखा होगा महिला बाल विकास एक मंत्रालय होता है, इसमें तमाम सारे अलग अलग जगह जो हैं आप देखेंगे कि अलग अलग अपॉइंटमेंट्स होते हैं। इसमें 2 तरह के अपॉइंटमेंट होते हैं। इसमें एक होती है बाल कल्याण समिति, है ना, तो CWC जैसे बोलेंगे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो बाल कल्याण समिति जो होती है इसमें क्या होता है, बाल कल्याण समिति में पॉलिटिकली अपॉइंटेड लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, जनता के लोग लिए जाते हैं जो समाज सेवक होते हैं। उन समाज सेवकों को लिया उन्होंने, और उन्होंने उनको बना दिया, बैठा दिया, बेंच बना दी, बेंच बन गई साहब। बेंच को जो पावर है वो मजिस्ट्रेट की पावर होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे मजिस्ट्रेट हो जाते हैं। अब आपको लगा बड़ी पावर हो गई, उनको पावर एग्जीक्यूशन की दी है कि आप बेंच पर बैठिए, केसेस सुनिए, और जो नियम है उसमें उस नियम के अनुसार आप फैसला कर दीजिए। इसी बाल कल्याण समिति में DCPU भी होता है, डायरेक्टर होता है, प्लानिंग जो कलेक्टर का सीधा राइट हैंड होता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इसमें होता है। कोई भी अपील होनी है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है। तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो कौन करता है, ये DCPU और ये कलेक्टर करते हैं। और आपको किस लिए रखा जाता है, आप तो कुर्सी पे बैठो, अपनी तनख्वाह पाओ, और ये सब बाबूगिरी करते रहो बैठ के, आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं देती है कभी भी। तो पावर जो होती है ना सर, पावर कभी भी जो है बोर्ड की पावर या इस प्रकार की पावर जो है वो, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है, आम जनता में से कौन आ जाएगा हमें मालूम नहीं है, और वो किस तरह से काम करेगा हमें मालूम नहीं है, इसलिए उसके हाथ में अच्छा दूसरी क्या जिम्मेदारी नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी थोड़ी है, आया बैठा 3 साल के लिए 5 साल के लिए, पता नहीं कुड़गोबर करके चला जाएगा, तो अपने पैसा खाने के लिए कुछ भी करके जा सकता। सरकारी कर्मचारी की एक जिम्मेदारी होती है कि वो गड़बड़ करेगा तो वो जेल चला जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए पावर जो है ना वो सरकारी कर्मचारी के पास दी गई है। पॉलिसी तुम बनाओगे, करोगे, सारा जो पावर है उसके सिर पर रखा गया है कि तुम पावर में रहोगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलें। तो ये तमाम सारी चीज़ें हुई, समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस कंपनी में, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ये जो बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसमें भी ऐसा ही है। एक
जो गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड हैं वो लोग होंगे, एक जो बाहर के आएंगे, 2 लोग, इस प्रकार की इसका ताना बाना होता। तो इसमें जो है गवर्नमेंट नॉमिनेटेड वाली जो पोस्ट है उस पर गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बंदे को बैठाने की जगह सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी पावर को बैठाने की जगह, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी पावर कौन है? आईएएस है। वो कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है, चीफ सेक्रेटरी की रैंक का आदमी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रैंक का आदमी हो। इतना जो बड़ा आईएएस है, सीनियर मोस्ट आईएएस है, उसको बैठाया जाता। उसको बैठाने की जगह इन्होंने क्या किया? अपने कार्यकर्ताओं को बैठा दिया। जैस्मिन शाह को, नवीन गुप्ता को, उमेश त्यागी को, जेएस देशवाल को, इन लोगों को बैठा दिया। तो नियम अनुसार ये चीज़ गलत हो गई, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। नियम अनुसार अगर बात करेंगे तो ये बोर्ड अपने आप में गलत हो गया, ये बोर्ड ही वॉइड हो गया, इसके सारे फैसले ही गलत हो गए कायदे से अगर हम इसको देखेंगे तो। ठीक है, ये बहुत बड़ा, ये फेडरल स्ट्रक्चर को चुनौती नहीं, ये फेडरल स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता सर आप कुछ भी कर लोगे। फेडरल स्ट्रक्चर ये होता है जो नियम है उन कायदों को हमको फॉलो करना होता है। तो यहाँ तो कायदों को फॉलो ही नहीं किया गया, नियम को फॉलो ही नहीं किया गया, पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया, अपने लोगों को बैठा दिया गया, जबकि बैठाना सरकारी लोगों को था। ये बोर्ड सरकारी है, प्राइवेट थोड़ी है, इसमें सरकारी लोगों को बैठना था, तो प्राइवेट लोगों को बैठा दिया, जैसा वो PMNRF था ना, उस तरह से। खैर, अब इसमें हुआ क्या? तो कौन सी बड़ी बारी बात है? तो जो पोस्ट थी उसका बेसिक नेचर बदल गया, उसका वजूद बदल गया। वो पोस्ट जो थी, जो डायरेक्टर की जो पोस्ट थी, वो पोस्ट सरकारी पोस्ट थी, पदेन पोस्ट थी, उसका स्ट्रक्चर बदल गया, वो प्राइवेट हो गई। उसमें कोई बंदा प्राइवेट आया, उसने अपना जो करना है करेगा और निकल जाएगा अपने फ़ायदे के लिए। यानी पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ा दी गई। चलिए, अब ये जो लोग बैठे इन्होंने क्या किया? ये जो लोग बैठे इन्होंने अपने मन मर्जी, मन मुताबिक हिसाब से इन्होंने अपने फैसले देने शुरू कर दिए। ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, क्योंकि आदमी जो नीचे काम कर रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि फैसला हुआ है साहब बोर्ड में, बोर्ड का फैसला मानना पड़ेगा, तो वो मजबूर है मानने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहला फैसला क्या किया? जो गलत है, जो अपने आप में मूल भावना के खिलाफ है, जो वॉइड है, जो ट्रेजरी के स्ट्रक्चर को ध्वस्त करता है। पहला तो इनका बोर्ड ही वॉइड है, इसके बाद जो इन्होंने किया वो ट्रेजरी के स्ट्रक्चर को वॉइड करता हुआ इन्होंने बोल दिया तुम लोग आपस में निपट लो, तुम्हारा यहाँ से हम जो है ये 3200 करोड़ का जो तुम्हारा जो हिसाब किताब है हम इसको वेव ऑफ कर दे रहे हैं। प्राइवेट कंपनी का 3200 करोड़ रुपए वेव ऑफ कर दिया, अंबानी का। कमाल है यार, आप तो अंबानी को रोज गाली देते हो, वेव ऑफ कैसे कर दिया? क्योंकि बोर्ड ने कहा। बोर्ड में होना कौन चाहिए था? आईएएस सेक्रेटरी, वो तो है नहीं, प्राइवेट बंदा है। सेक्रेटरी होता, आईएएस होता तो क्या करता? कभी नहीं करता, कहता नहीं ये नियम के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ तो प्राइवेट बंदे आए हैं जो 2 साल 5 साल में गायब हो जाएंगे, आप इनको ढूंढते रहो। इनका थोड़ी कुछ है, नौकरी थोड़ी कर रहे हैं कि इनका ग्रेजुटी फंड पीएफ सब रुक जाएगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अपना पैसा लिए भग गए जिसने कमाना है। तो ये इसलिए गलत तरीके से इनके अपॉइंटमेंट थे, ये अपॉइंटमेंट गलत था, ये बोर्ड वॉइड था। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि बोर्ड जो है वॉइड हो गया, इनके फैसले भी वॉइड हो गए। फैसले क्या क्या थे जरा इसको भी समझिए। अब एक और इसमें ये तो इन्होंने कर दिया कि आपस में निपट लो, वो तो है ही है। अब आइए एक और जरा मज़ेदार चीज़ पर चलते हैं। हर बिल में जो आपने बिल भरा बिजली का, उसमें एक लेट फीस का चार्ज होता है। वो लेट फीस का चार्ज 18% का है। बड़े कमाल की बात है कि इनके बोर्ड ने एक फैसला किया और बोले 18% नहीं, तुम सरकार को 12% ही दे दो लेट फीस, आप 12% दे दो। यानी वसूल रहे हो 18%, दे रहे हो 12%। और ऐसा हुआ है, कंपनी ने 18% जनता से वसूला है और जमा किया है 12%। अब जरा यहाँ आ जाइए, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैंने क्या बोला? वो पैसा तब तक आपका है जब तक आपके हाथ में, द मोमेंट वो पैसा काउंटर पे चला गया, वो पैसा सरकारी हो गया। अब आप उसके पैसे को वापस नहीं ले सकते, गवर्नमेंट का हो गया, जमा हो गया ट्रेजरी में। ठीक है, तो यानी ये जो 18% का जो आपने लेट फीस भरी, आपने जो भरी, जैसे ही आपने काउंटर के अंदर हाथ देकर वो पैसा दिया और उसने पकड़ के नीचे कर लिया, वो सरकारी पैसा हो गया। तो सरकारी पैसा यानी गवर्नमेंट का था 18%, गवर्नमेंट के पैसे में से 18 की जगह 12% जमा किया गया। तो ये 6% जो है रख लिया गया, घोटाला हो गया। तो 6% का घोटाला नहीं हुआ, ये 18% पूरा का पूरा पब्लिक मनी था, गवर्नमेंट का मनी था। यानी इस 6% का गबन हो गया, सरकारी गबन हो गया।
आईपीसी की धारा 409 का केस बन गया। ये सीधा सीधा ओपन एंड शट केस है। ठीक है, क्लियर है। हृदय, नया कुछ सीख रहा हूँ, वीडियो नहीं देख सकता, फीस दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पादिकुल जी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब ये जो 6% जो इन्होंने माफ़ किया, 6% का जो घोटाला किया कि तुम 6% रख लो, हो सकता है कि ये पूरा इन्होंने मांग लिया जैसे शराब घोटाले वाला रट्टा था। इसमें सरकार को नुकसान कितना हुआ कि नहीं तुम 12 नहीं 6, 18 नहीं 12% देना, 6% छोड़ो। तो इस फैसले से नुकसान कितना हुआ? सिर्फ इस फैसले से जो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसको 8,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कितना? 8,500 करोड़ रुपए का घोटाला सिर्फ एक लाइन से। चलिए, इसके अलावा इन्होंने 3200 करोड़ रुपए वेव ऑफ कर दिए प्राइवेट कंपनी के। इससे भी सरकार को यानी एक्सचेकर को नुकसान हुआ। अब सवाल ये उठता है, ये सारा घोटाला क्यों हुआ? सब्सिडी की वजह से, कि हम जनता को सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी ऐसे जाएगी वैसे जाएगी। सवाल ये उठता है, ये केजरीवाल सरकार ही खुद बोली थी 2015 और 16 में कि सब्सिडी में घोटाला होता है और सब्सिडी सीधे डायरेक्ट जानी चाहिए, डीबीटी होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, अब इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जो है पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा। सरकार ने भी बार बार बोला, केंद्र सरकार ने भी बोला कि सीधे अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन सीधे अकाउंट में ना जाके पैसा सब्सिडी के तौर पर कंपनियों को दिया जा रहा है। यानी ये जो 3200 करोड़ रुपए आपके खाते में आने थे और जो 8500 करोड़ रुपए आपके खाते में आने थे, वो आपके खाते में नहीं आए। आपको तो 200 रुपए की फ्री बिजली देके भगा दिया गया, बोले बहु यहाँ से। ये पैसे अपने दोस्तों को, कॉरपोरेट लोगों को दे दिए गए। ये चालाकी इन्होंने करी, बहुत बहुत समझदारी के साथ काम किया। लेकिन बड़े मजे की बात है कि बीएसईएस ने तो ये काम किया, लेकिन टाटा पावर भी काम कर रही है। टाटा पावर ने सर ऐसा कुछ नहीं किया, उसने पूरा पैसा जितना भी आया वो सारा सरकारी खाते में जमा करा। टाटा पावर को मालूम है कि इस तरह से पैसा ले लेना बीच में से ये गलत है, ये अवैध है, इसको नहीं ले सकते हम। तो टाटा पावर ने पूरा पैसा जमा कराया। टाटा पावर इसमें नीट एंड क्लीन निकल आया पूरा। तो ये पूरी कहानी है। इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है साहब, गजब के चोर। ऐसे इंटेलिजेंट चोर तो बहुत कम मिलते हैं देखने को। तो ये कुल मिला के पूरी कहानी है कि भाई जो पैसा जो है, जो पैसा इधर से यहाँ आना था बिल से, वो यहाँ ना आकर वापस इधर चला गया। इनको जो पैसा देना था वो पैसा भी नहीं दिया गया। पूरा घालमेल होकर डिस्कॉम कंपनीज को, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचा दिया गया। ये कुल मिला के इन्होंने काम किया। ठीक, तो सरकार को जो है चारों तरफ से इसमें नुकसान हुआ। सरकार का अच्छा खासा नुकसान, इसमें भारी भरकम नुकसान जिसे कहेंगे, वो सरकार को उठाना पड़ा। और अब इस पर जो है ज़रा समझिए आप, पावर सब्सिडी स्कैम, डिफॉल्टिंग पावर कंपनीज बीएसईएस, राजधानी पावर लिमिटेड एंड बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड ओन्ड 21,000 करोड़ टू दिल्ली गवर्नमेंट रादर देन रिकवरिंग इट। आप सरकार कट्स अ स्वीट डील। 21,250 करोड़ रुपए इनको कंपनियों को देने थे, बीएसईएस को और राजधानी को। अब क्यों देने थे? सब्सिडी का पैसा दादा। जो 1000 रुपये का बिल आया, जो आपने बोल दिया ना फ्री कर दो, है ना, इसके पैसे मत लो, वो पैसा 21,200 करोड़, 21,250 करोड़ जो इनको देना था। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात पे। इन्होंने क्या किया? एक दूसरी डील कर ली। बोले आपस में कंपनियां सेटल कर लो। आउटस्टैंडिंग ड्यूज अगेंस्ट फ्यूचर पेमेंट्स टू बी मेड बाय देम इन दिल्ली गवर्नमेंट इटसेल्फ, रिजल्टिंग देन कंपनी रिसीविंग एन अनड्यू बेनिफिट ऑफ 11,550 करोड़। जो आप आपस में इन्होंने बोल दिया ना, आपस में डील कर लो, उससे 11,550 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान हुआ सरकार को। ठीक है, 18% की लेट फीस इन्होंने चार्ज करी, 12% की जमा कराई, इसमें भी 8,500 करोड़ का नुकसान हुआ। सबसे मजे की बात है कि दिल्ली सरकार, पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, दिल्ली सरकार इस जो इन कंपनियों में 49% की भागीदारी है, 49% का स्टेक है इनका। ठीक, और क्योंकि दिल्ली सरकार का है 49% का स्टेक, तो इन कंपनियों में जो ऑफिशियल्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे, नॉमिनेटेड टू देयर बोर्ड्स टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट। गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को लिए नॉमिनेटेड लोग थे,
लेकिन आपने अपॉइंटेड लोगों को बैठा दिया। फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑडिट भी ब्लॉक कर दिया, 15-16 से लेके 18 ऑडिट ही नहीं है साहब, कोई ऑडिट नहीं कराया। और ये कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार इनकी सरकार है। ऐसी गजब की सरकार हमने तो आज तक नहीं देखी। चलिए आइए ज़रा सुनने का भी प्रयास करें कि क्या क्या हुआ आज, उसको भी हम सुनने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से घोटाला हुआ, यह अपने आप में ऐसा अनोखा घोटाला आपने शायद ही कभी देखा, और शायद ही आपको कभी देखने को मिले कि ऐसा गजब घोटाला आप, अनोखा घोटाला, मतलब इतने तरीके से किया हुआ घोटाला। केजरीवाल जी को यदि हम कहें घोटालों का मतलब एक, उनको इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए सर, यूनिवर्सिटी खोलनी। वो खाली पीली यूनिवर्सिटी, गलत यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। उनको घोटाला यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। घोटाला यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर बनेंगे एकदम बढ़िया वाले, और उनको कोई हटा नहीं सकता कभी जीवन भर। आइए देखें क्या क्या हुआ। फिर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, सुनिए। सबसे पहली बात यह कि विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो बकाया था वितरण कंपनियों को, जिसके लिए वह दिल्ली सरकार को मिलना था और देनदारी थी प्राइवेट कंपनियों की, परंतु प्रारंभिक बैठकों में ही तकरीबन 3200 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी देनदारी को एक प्रकार से वेव ऑफ कर दिया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि क्यों किया गया, इसके पीछे क्या तथ्य। दूसरा, दिल्ली के ये कौन सा पैसा था जो सरकार को आना था, जो उन्होंने बिल से आपसे पैसा लिया, जो सरकार को उन्हें जमा करना था, लेकिन वो वेव ऑफ कर दिया गया। बोले बल्ले बल्ले जाओ, वेव ऑफ हो गया। वेव ऑफ हुआ, ये राइट ऑफ नहीं। वेव ऑफ का मतलब समझते हैं, माफ कर दिया। नागरिकों को जो छूट देने की बात कही गई, सब्सिडी देने की बात, वो ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं की गई, जिस प्रकार से केंद्र सरकार दे रही है और दिल्ली में भी एलपीजी की सब्सिडी मिल रही है, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा क्यों नहीं दी गई, उसमें बीच में बिचौलियों को क्यों लाया गया। और लाया भी इस प्रकार से गया कि वितरण कंपनियों को यह छूट दे दी गई। ऐसा आपने विचित्र समायोजन, दिस टाइप ऑफ पिक्यूलियर फाइनेंशियल एग्रीमेंट यू माइट हैव नॉट विटनेस्ड एनीवेयर इन द कंट्री, कि जो उनकी देनदारी थी, जो उनका ड्यू था, उसको कहा गया कि आप सब्सिडी में से एडजस्ट कर लीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता को सब्सिडी देना नहीं था, उस माध्यम से अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना उनका मकसद था। हमें जो पैसा आपको देना है आप वो मत दो, हमें जो देना है वो मत दो, क्योंकि सब्सिडी का पैसा भी तो हमको देना है। तो कायदे से दो ट्रांजैक्शन होने थे। जो पैसा जमा किया कंपनी ने वो सरकार के खाते में जमा करेगी, सरकार सब्सिडी का पैसा देगी। बोले नहीं, तुम वहीं के वहीं काट लो। हिसाब किताब ही गड़बड़ा दिया पूरा। तीसरा बिंदु ये कि जब लेट फी के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को 18% वसूल करने का अधिकार दिया गया, तो वही कंपनियां लेट फी के लिए दिल्ली सरकार को केवल 12% ही क्यों दे रही थी। ये 6% का मुनाफा कहां जा रहा था, और एक अनुमान के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में मिलाकर इससे 8000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ उनको प्राप्त हुआ। तो मानी हुई बात है, ये पैसा कहां गया और किसने इसको किस रूप में यूज किया। क्योंकि पुनः मैं कह रहा हूं, जनता से 18%, सरकार को डिपॉजिट 12%, ये बीच में 6% कहां जा रहा है। और अगला पॉइंट उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि ये जो डिस्कॉम्स होती थी, यानी विद्युत वितरण कंपनियां, इनके बोर्ड में सरकारी अधिकारी नामित होते थे। उसकी बजाय पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी के 2 पदाधिकारियों और अपने सांसद के एक बेटे को नामित किया। इस विषय पर हम उनसे साफ पूछना चाहते हैं कि राजनीतिक व्यक्तियों को डिस्कॉम के बोर्ड पर नियुक्ति करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। क्या यही उद्देश्य था ये सब जो प्रक्रिया थी ये होती रहे। एक बार हम यह भी मानते कि वो विद्युत के क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को नियुक्त करते तो फिर भी हम मान लेते। ना अपने अधिकारियों को हटाया, नियुक्त किया, विषय विशेषज्ञों को नहीं नियुक्त किया, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं को नियुक्त किया। और उनकी ही उपस्थिति में फेवर भी हो जाता है, उनकी उपस्थिति में यह नीतियां तय हो जाती हैं कि वो लोग अपनी देनदारी इस ढंग से एडजस्ट कर लेंगे। जबकि मजे की बात यह है कि जो तीसरी कंपनी है उसने सारी अपना पेमेंट लगातार किया और उनपे ना कोई देनदारी है ना कोई प्रक्रिया है। ये सारी की सारी देनदारी इन 2 कंपनियों पे से ही क्यों है। और अंतिम बिंदु ये हम याद दिलाना चाहते हैं, ये तो शराब के मामले में अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए बापू की समाधि पर गए थे, मगर कल बापू की जयंती पर उन्हें वहां जाना ध्यान नहीं आया। आप सबको संबोधित करें आदेश जी। सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो भी काम करती है उसकी मंशा उसमें बड़े भ्रष्टाचार की होती है। शराब के लाइसेंस, L1 लाइसेंस का 18% जो इंटरेस्ट लेट पेमेंट का देना था बिजली कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने दिल्ली सरकार को, जो दिल्ली सरकार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है,
ट्रांसको और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ पावर लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को, जो दिल्ली सरकार की कंपनियां हैं, उनको 18% अगर लेट पेमेंट होगा तो 18% उस पर इंटरेस्ट लगेगा। उसको घटा के 12% किया गया, यानी 6% कम किया गया। और वो पैसा जिसका कम हुआ वो किसका कम हुआ? दिल्ली सरकार का। जैसे शराब पॉलिसी में इन्होंने 12% किया था, जिसका 6% वो पैसा अपनी जेब में लेते थे, वो पैसा सरकार का कम हुआ। उसी तरह से इन्होंने 6% पैसा सरकार के खाते में कम आया। ये उसके गुनहगार हैं। और किसने किया ये करने वाले और नीतियां बनाने वाले अपने लोगों को वहां बिठाया गया। जिस बोर्ड में सरकारी आदमी होना चाहिए, जिस बोर्ड में कोई ऑफिसर होना चाहिए, उस बोर्ड में आम आदमी पार्टी के नेता जस्मिन शाह जो प्रवक्ता है उनको बिठाया गया, केजरीवाल के राइट हैंड ने। उसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर एनडी गुप्ता जी के बेटे नवीन गुप्ता को बिठाया गया। क्यों बिठाया गया? इसलिए बिठाया गया कि आप जाइए और वहां जाके इनका लोन माफ करिए, इनका इंटरेस्ट माफ करिए और फिर चोर दरवाजे से उसमें से कमीशन लीजिए। ये मोडस ऑपरेंडी, ये कार्य करने की नीति अरविंद केजरीवाल की अब स्पष्ट हो गई है कि अपने लोगों को उन जगह पर बिठाओ, आम आदमी पार्टी के लोगों को, और फिर वहां से जो मोटा माल हो वो कमीशन अपने पास ले आओ। जैसे इन्होंने 3239 करोड़ रुपए तुरंत माफ कर दिया। इसीलिए माफ किया कि भाई उसमें से उनको मिलने वाला है। अब सवाल है, जांच होगी कितना मिला, 20% मिला, 40% मिला, 60% मिला। लेकिन बिना कोई सेटिंग के 3239 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार के खाते में आना था, उस पैसे को माफ करके दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। यानी जब कम डिमांड होगी तो 5,500 मेगावाट होगी और जब हाई डिमांड होगी तो 7,000 मेगावाट होगी। इससे ज्यादा बिजली कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन करने की औकात ही नहीं है। यानी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार के शय पर, उनके संरक्षण में यही बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज के नाम पर 22,700 पर मेगावाट के पैसे वसूल कर रही है। हर साल 11,000 मेगावाट अधिक, 11,000 करोड़ रुपया अधिक वसूला जा रहा है दिल्ली के मासूम उपभोक्ताओं से। क्या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की हैसियत ही नहीं है कि वो 7,000 मेगावाट से ज़्यादा का उत्पादन कर सके, 7,000 मेगावाट से ज़्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके? बिल कितने का जनरेट कर दिया? 22,000 मेगावाट का। वाह साहब वाह, कमाल है, कमाल लूटा है साहब जनता को। जनता को समझ में नहीं आ रही उसके पास से पैसा कहाँ से निकल गया। यही तो कलाकारी है कि आपको पता ही ना चले पैसा कहाँ से निकल गया, और आपका पैसा भी निकल गया पूरा। ब्रिज मैडम तो पीछे पड़ गए कट्टर ईमानदार बंदे के। हाँ सही बात है, पता ना पूरी समय से करप्शन कर रहा करे और तो कट्टर ईमानदार ही होता है, चाहे करप्शन हो या ऑनेस्टी। ठीक बात है। चलिए, तो जो आपको बताया सब वही है। जो बिजली के बिल अदा करते हैं उनके घरों पर जो 2 किलोवाट इस्तेमाल करते हैं उनको एक ही महीने के बाद 4 किलोवाट का फिक्स चार्ज आएगा, फिर अगली बार 6 किलोवाट का आ जाएगा और ये बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता है। आपको ध्यान होगा, मैंने प्रेस भी की थी, लेकिन आज तक वहां लोगों के 1-1 लाख रुपए के बिल आ रहे, केजरीवाल सरकार को देना होगा। धन्यवाद जी। और नहीं, मतलब 3250 करोड़ रुपया किसने माफ किया है? ये 3 लोगों ने, जिसका नाम जैस्मिन शाह, एनडी गुप्ता जी का बेटा नवीन गुप्ता और उमेश त्यागी, जो तीनों इन्होंने बीएसईएस राजधानी में भेजे थे, जिसमें पहले सेक्रेटरी पावर और सेक्रेटरी फाइनेंस नॉमिनी होते थे, उसकी जगह प्राइवेट लोग भेजे। और दूसरी बीएसईएस यमुना में भेजा इन्होंने नवीन शाह को, सॉरी जैस्मिन शाह को, नवीन एनडी गुप्ता को, और साथ में तीसरे जेएस देसवाल को। और कितना कितना पैसा माफ किया ये देखिए, ये बोर्ड की मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं और देखिए कितना कितना पैसा माफ किया। जो बीएसईएस राजधानी है, इस बीएसईएस राजधानी के अंदर 1301 करोड़ रुपया, 1301 करोड़ रुपया। और दूसरा बीएसईएस, उसमें 1946 करोड़ रुपए, 1946 करोड़ रुपए, 48 करोड़, 1948। ठीक है सब। तो सारी बातें सही कि जो बोर्ड है वो सरकारी है, उसमें प्राइवेट लोगों की भर्ती कर दी गई, अपने मन मर्जी जो है उस हिसाब से बोर्ड को चलाया गया। और क्यों चलाया गया, इन लोगों की भर्ती क्यों करी? ताकि इनके हिसाब से कुछ भी उल्टा सीधा करें और कोई बोलने वाला ना हो, बाहर तक बात आए ही नहीं, सब चुप 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 अंदर हो जाए। लेकिन अफसोस, मैंने कहा ना, सच छुपता नहीं है, फंस गए। चलिए, तो हम कह रहे थे साहब 409 में जो है ये केस बनेगा। सेक्शन 409 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, मर्चेंट और एजेंट, whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business, banker, merchant,
factor, broker, attorney of agent commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for the term may extend to 10 years. 10 साल तक की सजा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने किया वो तैयार रहे। आप बोलेंगे कट्टर ईमानदार पार्टी है, चुनाव हो रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। अब सर वो चाहे चुनाव बोलिए चाहे कुछ बोलिए, गड़बड़ करिए तो अंदर तो जाना पड़ेगा। राजीव के मोदी जी केवल सीजन एनी वेयर यू फाइंड नो वाटर। ठीक बात। तो साहब कुल मिलाकर ये घटना हुई आज की, और कुल मिलाकर ये घोटाला करने का इनका स्टाइल है। इस प्रकार से इन्होंने घोटाला किया, बड़े प्यार से, चुपके से, एकदम धीरे से, किसी को पता ना चले कि घोटाला हो गया, धीरे से घोटाला करके निकल लिए। और उसको समझाना भी लोगों को बड़ा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो और ये बड़े आराम से बोल देंगे आपको तो सब्सिडी मिल रही, कहाँ है घोटाला, हमने तो कोई बिल ही रेज नहीं किया। यही तो कमाल है कि बिना बिल रेज किए घोटाला करना ही तो आप लोगों की खासियत है। और चलें साहब, और क्या कर रहे हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती में नहीं पहुंचे सीएम केजरीवाल, एलजी ने लिखी चिट्ठी। आपने दिया जवाब, एलजी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। कहते प्रोटोकॉल बाउंड हैं आप, अगर आप सीएम है तो आपको आना पड़ेगा, आपकी इच्छा पे नहीं है। ठीक है ना, 15 अगस्त, 26 जनवरी, बापू जयंती जाना पड़ता सर, इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, है ना। खैर जवाब दे दिया, बोले साहब वो ऐसा था, फलाना था, ठिकाना था, मुझे यहाँ जाना था, वहाँ जाना था, मैं तो दूसरी जगह जाकर लंदन में अटेंड कर लिया, फलान कर लिया, ठिकान कर लिया। बड़ी कहानियाँ करते हैं, हमारे स्कूल बड़े अच्छे हैं, हमसे ये बातें होती है। लो सर, नहीं दिल्ली स्कूल नहीं है सर, यूपी का सरकारी प्राथमिक विद्यालय है लक्षापुर भदोही, भदोही का लक्षापुर भदोही। तो जो कहते हैं हमारे स्कूल सबसे अच्छे, उनको एक बार देख लेना चाहिए, समझ में आ जाएगा। बट चमचास विल गो टू जेल एंड ही विल हैप्पीली रन अदर स्कैम। हाँ वो तो होता रहेगा सर, वो स्मार्ट है, वो साइन नहीं करते ना किसी पेपर पे, किसी पेपर पे साइन नहीं करते, तो दूसरों को फंसा देते हैं, खुद निकल जाते हैं धीरे से। ठीक है ना। केजरीवाल को जल्दी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं होती। चलिए तो साहब